मैं पहले से जानता था सुधा मेरी इतनी अच्छी है, इतनी सुशील है कि वह मेरी इच्छा का उल्लंघन तो कर ही नहीं सकती। लेकिन चंदर, कल से उसने खाना पीना छोड़ दिया है। बताओ, इससे क्या फायदा? मेरे बस में क्या है? मैं उसे हमेशा तो नहीं रख सकता। लेकिन आज सुबह खाते वक्त वह बैठी भी नहीं मेरे पास। बताओ। उनका गला भर आया। बताओ, मेरा क्या कसूर है? चंदर चुप था। कहाँ है सुधा? चंदर ने पूछा। गैरेज में मोटर ठीक कर रही है। मैं इतना मना किया कि धूप में तब जाओगी, लू लग जाएगी, लेकिन मानी ही नहीं। बताओ, इस झल्लाहट में मुझे कैसा लगता है? वृद्ध पिता के कातर स्वर में डॉक्टर ने कहा, जाओ चंदर, तुम ही समझाओ मैं क्या कहूँ। चंदर उठकर गया। मोटर गैरेज में काफी गर्मी थी, लेकिन बिनती वही एक चटाई बिछाई पड़ी सो रही थी और सुधा इंजन का कवर उठाए मोटर साफ करने में लगी थी। बिनती बेहोश सो गई थी। तकिया चटाई से हटकर जमीन पर चला गया था और चोटी फर्श पर सोई हुई नागिन की तरह पड़ी थी। बिनती का एक हाथ छाती पर था और एक हाथ जमीन पर। आंचल न रहकर चादर बन गया था। चंदर के जाते ही सुधा ने मुंह फेर कर देखा। चंदर आओ। छीड़ मुस्कुराहट उसके होठों पर दौड़ आई, लेकिन इस मुस्कुराहट में उल्लास लुट चुका था। रेखाएं बाकी थी। सहसा उसने मुड़कर पीछे देखा। बिनती, अरे कैसे घोड़ा बेचकर सो रही है? उठ, चंदर आए हैं। बिनती ने आंखें खोली, चंदर की ओर देखा, लेटे ही लेटे नमस्ते किया और आंचल संभाल कर फिर करवट बदलकर सो गई। बहुत सोती है कमबख्त, सुधा बोली। इतना कहाँ, इससे कमरे में जाकर पंखे में सो। लेकिन नहीं, जहां दीदी रहेंगी वहीं ये भी रहेगी। मैं गैरेज में हूं तो यह कैसे कमरे में रहे? वहीं मरेगी जहां मैं मरूंगी। तो तुम ही क्यों गैरेज में थी? ऐसी क्या जरूरत थी अभी ठीक करने की? चंदर ने कहा। लेकिन कोशिश करने पर भी सुधा को आज डांट नहीं पा रहा था। पता नहीं कहां पर क्या टूट गया था। नहीं चंदर, तबीयत ही नहीं ठीक लग रही। क्या करती? क्रोसिया उठाई, वह भी रख दिया। कविता उठाई, वह भी रख दिया। कविता वगैरह में तबीयत नहीं लगी। मन में आया कोई कठोर काम हो, कोई नीरस काम हो, लोहे लक्कड़ पीतल फौलाद का, तो मन लग जाए। तो चली आई मोटर ठीक करने। क्यों, कविता में भी तबीयत नहीं लगी? ताज्जुब है। गेसो के साथ बैठकर तुम तो कविता में घंटों गुजार देती थी। चंदर बोला। उन दिनों शायद किसी को प्यार करती रही हो, तभी कविता में मन लगता था। सुधा उस दिन की पुरानी बात याद करके बहुत उदास हंसी। अब प्यार करती नहीं होगी, अब तबीयत नहीं लगती। बड़ी फीकी, बड़ी बेजार, बड़ी बनावटी लगती हैं ये कविताएं। मन के दर्द के आगे सब फीकी हैं। और फिर वह उन्हीं पुर्जों में डूब गई। चंदर भी चुपचाप मोटर की खिड़की से टिक कर खड़ा हो गया और चुपचाप कुछ सोचने लगा। सुधा ने बिना सिर उठाए झुके ही झुके एक हाथ से एक तार लपेटते हुए कहा, चंदर, तुम्हारे मित्र का परिवार आ रहा है इसी मंगल को, तैयारी करो जल्दी। कौन परिवार सुधा? हमारे जेठ और सास आ रही हैं इसी बैसाखी को हमें देखने। उन्होंने तिथि बदल दी है, तो अब 6 दिन ही रह गए हैं। चंदर कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर के बाद सुधा फिर बोली, अगर उचित समझो तो कुछ पाउडर क्रीम ले आना, लगाकर जरा गोरे हो जाएं तो शायद पसंद आ जाए। क्यों, ठीक है ना? सुधा ने बड़ी विचित्र सी हंसी हंस दी और सिर उठाकर चंदर की ओर देखा। चंदर चुप था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी पीड़ा थी और उसके माथे पर बहुत ही करुण छा। सुधा ने कवर गिरा दिया और चंदर के पास जाकर बोली, क्यों चंदर, बुरा मान गए हमारी बात का? क्या करे चंदर, कल से हम मजाक करना ही भूल गए। मजाक करते हैं तो व्यंग बन जाता है। लेकिन हम तुमको कुछ नहीं कह रहे चंदर, उदास ना हो। बड़े ही दुलार से सुधा बोली, अच्छा, हम कुछ नहीं कहेंगे। और उसने अपना आंचल संभालने के लिए हाथ उठाया। हाथ में कालौंच लग गई थी। चंदर समझा मेरे कंधे पर हाथ रख रही है सुधा। वह अलग हटा तो सुधा अपने हाथ देखकर बोली, घबराओ ना देवता, तुम्हारी उज्जवल साधना में कालिक नहीं लगाऊंगी।
अपने आंचल में पोंछ लूंगी। और सचमुच आंचल में हाथ पोंछ कर बोली, चलो अंदर चलें। उठ बिनती, बिलैया कहीं की। चंदर को सोफे पर बैठाकर उसी के बगल में सुधा बैठ गई और अंगुलियां तोड़ते हुए कहा, चंदर, सिर में बहुत दर्द हो रहा है मेरे। सिर में दर्द नहीं होगा तो क्या? इतनी तपिश में मोटर बना रही थी। पापा कितने दुखी हो रहे थे आज। तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए। फिर क्या हुआ? न ऐसे दुखी किया, वैसे दुखी कर लिया। बात तो वही है ना। तारीफ तो तब थी जब तुम अपनी दुनिया में अपने हाथ से आग लगा देती और चेहरे पर शिकन न आती। अभी तक दुनिया की सभी ऊंचाई समेट कर भी बाहर से वही बचपन कायम रखा था तुमने। अब दुनिया का सारा सुख अपने हाथ से लुटाने पर भी वही बचपन, वही उल्लास क्यों नहीं कायम रखती? बचपन। सुधा हंसी। बचपन अब खत्म हो गया चंदर। अब मैं बड़ी हो गई हूँ। बड़ी हो गई? कब से? कल दोपहर से चंदर। चंदर चुप। थोड़ी देर के बाद फिर स्वयं सुधा ही बोली, नहीं चंदर, 2-3 दिन में ठीक हो जाऊंगी, तुम मत घबराओ। मैं मृत्युशैया पर भी होंगी तो तुम्हारे आदेश पर हंस सकती हूँ। और फिर सुधा गुमसुम बैठ गई। चंदर चुपचाप सोचता रहा और बोला, सुधी, मेरा तुम्हें कुछ भी ध्यान नहीं है। और किसका है चंदर? तुम्हारा ध्यान न होता तो देखती मुझे कौन झुका सकता है। आज से सालों पहले जब मैं पापा के पास आई थी तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई होगा जिसके सामने मैं इतना झुक जाऊंगी। अच्छा चंदर, मन बहुत उचट रहा है, चलो कहीं घूम आए। चलोगे? चलो, चंदर ने कहा। जाएं बिनती को जगा लाएं, वह कमबख्त अभी पड़ी सो रही है। सुधा उठकर चली गई। थोड़ी देर में बिनती आंखें मलते मलते बगल में चटाई दाबे आई और फिर बरामदे में बैठकर ऊँघने लगी। पीछे पीछे सुधा आई और चोटी खींचकर बोली, चल तैयार हो, चलेंगे घूमने। थोड़ी देर में तैयार हो गए। सुधा ने जाकर मोटर निकाली और बोली, चंदर, तुम चलाओगे या हम? आज हम ही चलाएं। चलो किसी पेड़ से लड़ा दे मोटर आज। अरे बाप रे, पीछे बिनती चिल्लाई, तब हम नहीं जाएंगे। सुधा और चंदर दोनों ने मुड़कर उसे देखा और उसकी घबराहट देखकर दंग रह गए। नहीं, मरेगी नहीं तू, सुधा ने कहा और आगे बैठ गई। बिनती, तू पीछे बैठेगी? सुधा ने पूछा। न भैया, मोटर चलेगी तो मैं गिर जाऊंगी। अरे, कोई मोटर के पीछे बैठने के लिए थोड़ी कह रही हूँ, पीछे की सीट पर बैठेगी, सुधा ने कहा। ओह, मैं समझी तुम कह रही हो पीछे बैठने के लिए, जैसे बग्घी में साइंस बैठते हैं। हम तुम्हारे पास बैठेंगे, बिनती ने मचल कर कहा। अब तेरा बचपन इठला रहा है, बिल्ली कहीं की, चला मेरे पास। बिनती मुस्कुराती हुई जाकर सुधा के बगल में बैठ गई। सुधा ने उसे दुलार से पास खींच लिया। चंदर पीछे बैठा तो सुधा बोली, अगर कुछ हर्ज न समझो तो तुम भी आगे आ जाओ, या दूरी रखनी हो तो पीछे ही बैठो। चंदर आगे बैठ गया। बीच में बिनती, इधर चंदर, उधर सुधा। मोटर चली तो बिनती चीखी, अरे मेरे मास्टर साहब। चंदर ने देखा बिसरिया चला जा रहा था। आज नहीं पढ़ेंगे, चंदर ने चिल्लाकर कहा। सुधा ने मोटर रोकी नहीं। चंदर को बेहद अचरज हुआ जब उसने देखा कि मोटर पम्मी के बंगले पर रुकी। अरे यहाँ क्यों? चंदर ने पूछा। यूं ही, सुधा ने कहा। आज मन हुआ कि मिस पम्मी से अंग्रेजी कविता सुने। क्यों? अभी तो तुम कह रहे थे कि कविता पढ़ने में आज तुम्हारा मन नहीं लग रहा है। कुछ कहो मत चंदर, आज मुझे जो मन में आए कर लेने दो। मेरा सिर बेहद दर्द कर रहा है और मैं कुछ समझ नहीं पाती कि क्या करूं। चंदर, तुमने अच्छा नहीं किया। चंदर कुछ नहीं बोला, चुपचाप आगे चल दिया। सुधा के पीछे पीछे कुछ संकोच करती हुई सी बिनती आ रही थी। पम्मी बैठी कुछ लिख रही थी। उसने उठकर सबों का स्वागत किया। वह कोष पर बैठ गई। दूसरी पर सुधा, चंदर और बिनती। सुधा ने बिनती का परिचय पम्मी से कराया और पम्मी ने बिनती से हाथ मिलाया तो बिनती जाने क्यों चंदर की ओर देखकर हंस पड़ी। शायद उस दिन की घटना में सहसा सुधा को जाने क्या ख्याल आ गया। बिनती की शरारत भरी हंसी देखकर कि उसने फौरन कहा चंदर से, चंदर, तुम पम्मी के पास बैठो, दो मित्रों को साथ बैठना चाहिए। हाँ, और खास तौर से जब कभी कभी मिलते हो।
बिनती ने मुस्कुराते हुए जोड़ दिया। पम्मी ने मजाक समझ लिया और बिना शर्माए बोली, हम लोगों को मध्यस्थ की जरूरत नहीं, धन्यवाद। आओ चंदर, यहाँ आओ। पम्मी ने चंदर को बुलाया। चंदर उठकर पम्मी के पास बैठ गया। थोड़ी देर तक बातें होती रहीं। मालूम हुआ बर्टी अपने दोस्त के साथ तराई के पास शिकार खेलने गया है। आजकल वह दिल की शक्ल का एक पाननुमा दफ्ती का टुकड़ा काटकर उसमें गोली मारा करता है, और जब किसी चिड़िया वगैरह को मारता है तो शिकार को उठाकर देखता है कि गोली हृदय में लगी है या नहीं। स्वास्थ्य उसका सुधर रहा है। सुधा कोष पर सिर टेके उदास बैठी थी। सहसा पम्मी ने बिनती से कहा, आपको पहली दफे देखा मैंने, आप बातें क्यों नहीं करती? बिनती ने झेप कर मुंह ढक लिया। बड़ी विचित्र लड़की थी, हमेशा चुप रहती थी और कभी कभी बोलने की लहर आती तो गटरगो करके घर गुजा देती थी। और जिन दिनों चुप रहती थी उन दिनों ज्यादातर आंख की निगाह, कपोलों की आशनाई या अधरों की मुस्कान के द्वारा बातें करती थी। पम्मी बोली, आपको फूलों का शौक है? हाँ हाँ, बिनती ने सिर हिलाकर कहा। चंदर, इन्हें जाकर गुलाब दिखा लाओ, इधर फिर खूब खिले हैं। बिनती ने सुधा से कहा। चलो दीदी, और चंदर के साथ बढ़ गई। फूलों के बीच में पहुंचकर बिनती ने चंदर से कहा, सुनिए, दीदी को तो जाने क्या होता जा रहा है, बताइए ऐसे क्या होगा? मैं खुद परेशान हूँ बिनती, लेकिन पता नहीं कहाँ मन में कौन सा विश्वास है जो कहता है कि नहीं। सुधा अपने को संभालना जानती है, अपने मन को संतुलित करना जानती है, और सुधा सचमुच ही त्याग में ज्यादा गौरवमयी हो सकती है। इसके बाद चंदन ने बात टाल दी। वह बिनती से ज्यादा बात करना नहीं चाहता था सुधा के बारे में। बिनती ने चंदर को मौन देखा तो बोली, एक बात कहें आपसे, मानिएगा? क्या? अगर हमसे कभी कोई अंधकार चेष्टा हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा, लेकिन आप और दीदी मुझे इतना चाहते हैं कि हम समझ नहीं पाते कि व्यवहारों को कहाँ तक सीमित रखूं। बिनती ने सिर झुकाए एक फूल को नोचते हुए कहा। चंदर ने उसकी ओर देखा, क्षण भर चुप रहा, फिर बोला, नहीं बिनती, जब सुधा तुम्हें इतना चाहती है तो तुम हमेशा मुझ पर उतना ही अधिकार समझना जितना सुधा पर। उधर पम्मी ने चंदर के जाते ही सुधा से कहा, क्या आपकी तबीयत खराब है? नहीं तो, आज बहुत पीली नजर आ रही हैं। पम्मी ने पूछा। हाँ, कुछ मन नहीं लग रहा था तो मैं आपके पास चली आई कि आपसे कुछ कविताएं सुनूं अंग्रेजी की। दोपहर को मैंने कविता पढ़ने की कोशिश तो की, लेकिन तबीयत नहीं लगी। शाम को लगा कि अगर कविता सुनूंगी तो सिर फट जाएगा। सुधा बोली, आपके मन में कुछ संघर्ष मालूम पड़ता है, या शायद एक बात पूछूं आपसे? क्या? पूछिए। आप बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं, बुरा क्यों मानूंगी? आप कपूर को प्यार तो नहीं करती, उससे विवाह तो नहीं करना चाहती? छी मिस पम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? उसका मेरे जीवन में कोई ऐसा स्थान नहीं। छी, आपकी बात सुनकर शरीर में कांटे उठाते हैं। मैं और चंदर से विवाह करूंगी? इतनी घिनौनी बात तो मैंने कभी नहीं सुनी। माफ कीजिएगा, मैंने यूं ही पूछा था। क्या चंदर किसी को प्यार करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुधा ने उतने ही विश्वास से कहा जितने विश्वास से उसने अपने बारे में कहा था। इतने में चंदर और बिनती आ गए। सुधा बोली अधीरता से, मेरा एक एक क्षण कटना मुश्किल हो रहा है, आप शुरू कीजिए कुछ गाना। कपूर, क्या सुनोगे? पम्मी ने कहा। अपने मन से सुनाओ, चलो। सुधा ने कहा तो कविता सुनने को मिली। पम्मी ने अलमारी से एक किताब उठाई और एक कविता गाना शुरू की। अपनी हेयर पिन निकाल कर मेज पर रख दी और उसके बाद मचलने लगी। चंदर के कंधे से वह टिककर बैठ गई और किताब चंदर की गोद में रख दी। बिनती मुस्कुराई तो सुधा ने आंख के इशारे से मना कर दिया। पम्मी ने गाना शुरू किया। लेडी नार्टन का एक गीत है, मैं तुम्हें प्यार नहीं करती हूँ ना, मैं तुम्हें प्यार नहीं करती हूँ, फिर भी मैं उदास रहती हूँ जब तुम मेरे पास नहीं होते, और मैं उस चमकदार नीले आकाश से भी ईर्ष्या करती हूँ जिसके नीचे तुम खड़े होगे और जिसके सितारे तुम्हें देख रहे हैं।
चंदर ने पम्मी की ओर देखा। सुधा ने अपने ही वक्ष में अपना सिर छुपा लिया। पम्मी ने एक पद समाप्त कर दिया और गहरी सांस ली और फिर शुरू किया। मैं तुम्हें प्यार नहीं करती हूँ, फिर भी तुम्हारी बोलती हुई आंखें, जिसकी नीलिमा में गहराई, चमक और अभिव्यक्ति है, मेरी निनिर्मेष पलकों और जागते अर्धरात्रि के आकाश में नाच जाते हैं। और किसी की आंखों के बारे में ऐसा नहीं होता। सुधा ने बिनती को अपने पास खींच लिया और उसके कंधे पर सिर टेक कर बैठ गई। पम्मी गाती गई, न मुझे मालूम है कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी कोई शायद मेरे साफ दिल पर विश्वास नहीं करेगा। और अक्सर मैंने देखा है कि लोग मुझे देखकर मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि मैं उधर एकटक देखती हूँ जिधर से तुम आया कर। गीत का स्वर बड़े स्वाभाविक ढंग से उठा, लहराने लगा, कांप उठा और फिर धीरे धीरे एक करुण से सकती हुई लय में डूब गया। गीत खत्म हुआ तो सुधा का सिर बिनती के कंधे पर था और चंदर का हाथ पम्मी के कंधे पर। चंदर थोड़ी देर सुधा की ओर देखता रहा, फिर पम्मी की एक हल्की सुनहरी लट से खेलते हुए बोला, पम्मी तुम बहुत अच्छा गाती हो। अच्छा? आश्चर्यजनक। कहो चंदर, पम्मी इतनी अच्छी है और तुमने कभी नहीं बताया था हमें, फिर कभी सुनाइएगा। हाँ मिस शुक्ला, काश की बजाय लेडी नार्टन की यह गीत आपने लिखा होता। सुधा घबरा गई। चलो चंदर, अब चलें, चलो। उसने चंदर का हाथ पकड़कर खींच लिया। मिस पम्मी अब फिर कभी आएंगे, आज मेरा मन ठीक नहीं है। चंदर ड्राइव करने लगा। बिनती बोली, हमें आगे हवा लगती है, हम पीछे बैठेंगे। कार चली तो सुधा बोली, अब मन कुछ शांत है चंदर, इसके पहले तो मन में कैसे तूफान आपस में लड़ रहे थे, कुछ समझ में नहीं आता। अब तूफान बीत गई, तूफान के बाद की खामोश उदासी है। सुधा ने गहरी सांस ली। आज जाने क्यों बदन टूट रहा है। बैठे ही बैठे बदन उमेटते हुए कहा। दूसरे दिन चंदर गया तो सुधा को बुखार आ गया था। अंग अंग जैसे टूट रहा हो और आंखों में ऐसे तीखी जलन कि मानो किसी ने अंगारे भर दिए हो। रात भर वह बेचैन रही, आधी पागल सी रही। उसने तकिया, चादर, पानी का गिलास सभी उठाकर फेंक दिया। बिनती को कभी बुलाकर पास बिठा लेती, कभी उसे दूर ढकेल देती। डॉक्टर साहब परेशान रात भर सुधा के पास बैठे, कभी उसका माथा, कभी उसके तलवों में बर्फ मसलते रहते। डॉक्टर घोष ने बताया कि यह कल की गर्मी का असर है। बिनती ने एक बार पूछा, चंदर को बुलवा दें? तो सुधा ने कहा, नहीं, मैं मर जाऊं तो मेरे जीते जी नहीं। बिनती ने ड्राइवर से कहा, चंदर को बुला लाओ। तो सुधा ने बिगड़ कर कहा, क्यों तुम सब लोग मेरी जान लेने पर तुले हो? और उसके बाद कमजोरी से हाफने लगी। ड्राइवर चंदर को बुलाने नहीं गया। जब चंदर पहुंचा तो डॉक्टर साहब रात भर के जागरण के बाद उठकर नहाने धोने जा रहे थे। पता नहीं सुधा को क्या हो गया कल से। इस वक्त तो कुछ शांत है, पर रात भर बुखार और बेहद बेचैनी रही है और एक ही दिन में इतनी चिड़चिड़ी हो गई है कि बस। डॉक्टर साहब ने चंदर को देखते ही कहा। चंदर जब कमरे में पहुंचा तो देखा कि सुधा आंख बंद किए हुए लेटी है और बिनती उसके सिर पर आइस बैग रखे हुए है। सुधा का चेहरा पीला पड़ गया और मुंह पर जाने कितनी ही रेखाओं की उलझन है। आंखें बंद हैं और पलकों के नीचे से अंगारों की आंच छनकर आ रही। चंदर की आहट पाते ही सुधा ने आंखें खोली। अजब सी आग्नेय निगाहों से चंदर की ओर देखा। बिनती से बोली, बिनती इनसे कह दो यहाँ से जाएं। बिनती स्तब्ध। चंदर नहीं समझा, पास आकर बैठ गया। बोला, सुधा क्यों पड़ गई है ना? सुधा क्यों पड़ गई ना? मैंने कहा था कि गैरेज में मोटर साफ मत करो। परसों इतना रोई, सिर पटका, कल धूप खाई, आज पड़ रही। तबीयत कैसी है? सुधा उधर खिसक गई और अपने कपड़े समेट लिए, जैसे चंदर की छां से भी बचना चाहती है, और तेज, कड़वी और हाफती हुई आवाज में बोली, बिनती इनसे कह दो यहाँ से जाएं। चंदर चुप हो गया और एकटक सुधा की ओर देखने लगा
और सुधा की बात ने जैसे चंदर का मन मरोड़ दिया। कितनी गहरियत से बात कर रही है सुधा। सुधा जो उसके अपने व्यक्तित्व से ज्यादा अपनी थी, आज किस स्वर में बोल रही है। सुधी, क्या हुआ तुम्हें? चंदन ने बहुत आहत से, बहुत दुलार भरी आवाज में पूछा। मैं कहती हूं जाओगे नहीं तुम? फुफकार कर सुधा बोली। कौन हो तुम मेरी बीमारी पर सहानुभूति प्रकट करने वाले, मेरी कुशल पूछने वाले? मैं बीमार हूं, मैं मर रही हूं, तुमसे मतलब? तुम कौन हो? मेरे भाई हो? मेरे पिता हो? कल अपने मित्र के यहाँ मेरा अपमान कराने ले गए थे। सुधा हांफने लगी। अपमान? किसने तुम्हारा अपमान किया? सुधा, पम्मी ने तो कुछ भी नहीं कहा। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? चंदन ने सुधा के पैरों पर हाथ रखते हुए कहा। पागल हो नहीं गई तो हो जाऊंगी। उसने पैर हटा लिए। तुम, पम्मी, घेसू, पापा, डॉक्टर, सब लोग मिलकर मुझे पागल कर दोगे। पापा कहते हैं ब्याह करो, पम्मी कहती है मत करो, घेसू कहती है तुम प्यार करती हो, और तुम कुछ भी नहीं कहते। तुम मुझे इस नरक में बरसों से सुलगते हुए देख रहे हो, और बजाय इसके कि तुम कुछ कहो, तुमने मुझे खुद इस भट्टी में ढकेल दिया। चंदर, मैं पागल हूं? मैं क्या करूं? सुधा बड़े कातर स्वर में बोली। चंदर चुप था, सिर्फ सिर झुकाए हाथों पर माथा रखे बैठा था। सुधा थोड़ी देर हाफती रही, फिर बोली, तुम्हें क्या हक था कल पम्मी के यहाँ ले जाने का? उसने क्यों कल गीत में कहा कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ? सुधा बोली। चंदर ने बिनती की ओर देखा। क्यों बिनती? बिनती से मैं कुछ नहीं छिपाता। क्यों? पम्मी ने कल कहा कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करती। मेरा मन मुझे धोखा नहीं दे सकता। मैं तुमसे सिर्फ जाने क्या करती हूँ। फिर पम्मी ने कल ऐसी बात क्यों कही? मेरे रोम रोम में जाने कौन सा ज्वालामुखी धधक रहा है ऐसी बातें सुनकर। तुम क्यों पम्मी के यहाँ ले गए? तुम खुद गई थी सुधा, चंदर बोला। तो तुम रोक नहीं सकते थे? तुम कह देते मत जाओ तो मैं कभी नहीं जा सकती थी। तुमने क्यों नहीं रोका? तुम हाथ पकड़ लेते, तुम डांट देते, तुमने डांटा क्यों नहीं? एक ही दिन में मैं तुम्हारी गैर हो गई हूँ? गैर हूँ तो फिर आए क्यों हो? जाओ यहाँ से, मैं नहीं कहती, जाओ यहाँ से। दांत पीस कर सुधा बोली। सुधा, मैं तुम्हारी बोली नहीं सुनना चाहती, जाते हो कि नहीं? और सुधा ने अपने माथे पर से उठाकर आइस बैग फेंक दिया। बिनती चौंक उठी, चंदर चौंक उठा। उसने मुड़कर सुधा की ओर देखा। सुधा का चेहरा डरावना लग रहा था, उसका मन रो रहा था। वह उठा, क्षण भर सुधा की ओर देखता रहा और फिर धीरे धीरे कमरे से बाहर चला। बरामदे के सोफे पर आकर सिर झुकाकर बैठ गया और सोचने लगा, यह सुधा को क्या हो गया।